Hey guys, welcome back. I hope you all are doing good and enjoying the current relief rally that markets are witnessing. Probably a good one after a long time. We anticipated कि अमेरिका के साथ जैसा हमारा रिलेशन है, probably India would be the first country to get done with the trade deal. But at the end, it's now done almost 1 year down the line. But nevertheless, वो जो hurdle था, impasse जो बना था, वो एटलीस्ट सिचुएशन तो अब बिहाइंड है. एंड अभी भी डिटेल्स आना बचा है, उसमें से निटिग्रिटीज में कौन कितना बेनिफिट करेगा वो तो पता चलेगा. बट एटलीस्ट वो हर्डल तो पीछे है. अब ये काफ़ी बड़ा फैक्टर इसलिए भी था बिकॉज अगर बिजनेसेस स्लो डाउन हो जाते हैं, प्रोबेबली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो फिर उसका इम्पैक्ट भले आप उस कंपनीज में इन्वेस्टेड ना हो जो एक्सपोर्ट कर रही है, बट उसका सेकेंडरी टर्शरी इंपैक्ट रिलेटेड बिजनेसेस में आता है. जैसे आई वाज लिसनिंग टू द सीएसबी कॉल, तो सीएसबी का मैनेजमेंट वाज सेइंग कि एनपीएस बड़ा है बिकॉज सम ऑफ आवर क्लाइंट्स विच आर एक्सपोर्टिंग इनटू डिफरेंट रीजन, उनका बिजनेस थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है. यूएस में कर रहे हैं तो वहाँ पे वो कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स. तो ये सिचुएशन जब एलिवेट हो जाएगा तो जो टर्शरी सेकेंडरी टर्शरी इंपैक्ट है वो डिफरेंट सेक्टर्स में आता है. दैट प्रोबेबली इज अ रिलीफ फैक्टर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स विच आर इंटरलिंक्ड, राइट? एंड दैट्स व्हाई दैट ब्रॉड एंड अक्रॉस मार्केट रैली. तो चलो अब विल ट्रैक इट हाउ इट इवेंचुअली पैंस आउट. आज बात करने वाले हैं ट्रांसरेल लाइटिंग की, इनके Q3 के रिजल्ट्स की और इनके कॉन कॉल के हाइलाइट्स की जो जस्ट सम टाइम एगो हैज कंप्लीटेड. सो अब इनका जो परफॉर्मेंस रहा है ना, ये फोर्थ क्वार्टर है. लास्ट दिसंबर में इनका आईपीओ आया था और लास्ट दिसंबर वाज देयर फर्स्ट क्वार्टर एंड द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड की व्हाट मैनेजमेंट एसेंशियली थिंक्स अबाउट ग्रोइंग देयर बिजनेस. तो अब ये 4 क्वार्टर के बाद एंड आफ्टर लिसनिंग टू देयर मैनेजमेंट फॉर द फोर्थ टाइम, आई कैन प्रीटी मच विद कॉन्फिडेंस से कि दे आर एक्चुअली डूइंग व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड सो फार. सी, इनका टारगेट इस साल के लिए क्या था? हम 20 से 25% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे पूरे साल के लिए. जैसा स्टार्ट हुआ था इनके लिए, Q1 देखे, Q2 देखे, Q2 के एंड में मतलब H1 के एंड में ये लोग ऑलमोस्ट 60% टॉपलाइन कर चुके थे ग्रोथ. तो प्रोबेबली अगर Q3 और Q4 में ग्रो नहीं भी करते तो 20-25% का पूरे साल का रेवेन्यू ग्रोथ फिर भी अचीव कर लेते. अब इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है दैट इज अगेन इनटू 30s. तो बेसिकली इन्होंने अपनी जो गाइडेंस है उसको तीनों क्वार्टर्स में सरपास किया है. एंड वाइल डूइंग दैट मार्जिन्स का जो ट्रेजेक्टरी है वो भी डेफिनेटली बढ़िया रहा है बिकॉज इनके काम में सब कॉन्ट्रैक्टिंग इन्वॉल्व होता है. ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के काम में, सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये कुछ हद तक ये थर्ड पार्टी को देते हैं. तो इनके पास इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट होता है और जो पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स बनाने के लिए जो सब कुछ मटेरियल चाहिए, लैटाइज स्ट्रक्चर चाहिए, कंडक्टर्स चाहिए, टावर्स चाहिए, ये सब कुछ इन हाउस बनाते हैं. तो काफ़ी कुछ इनका कंट्रोल है, इन हाउस ये काम करते हैं. बट देन वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का काम तो थर्ड पार्टी के पास है. तो उसकी वजह से कुछ अनसर्टेनिटी आ सकता है. बट कंपनी हैज़ रियली डन एक्सेप्शनली वेल इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसकी वजह से ये रेवेन्यू ग्रोथ आया है इस बार का भी अच्छा. और ये जो अब तक का 9 मंथ्स रहा है, ये ऑलमोस्ट इन्होंने 49% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, विच इज ऑलमोस्ट डबल जो इनका गाइडेंस है. इवन अपर रेंज की अगर उससे कंसिडर करें 25%, उसका भी ऑलमोस्ट डबल इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ किया है. तो प्रोबेबली अगेन H1 के रिजल्ट्स के बाद भी इनको पूछा गया था कि डोंट यू वांट टू अप द गाइडेंस. अब इन्होंने अपना गाइडेंस को फाइनली रिवाइज किया है, बट अगेन दैट इज वेरी कंजर्वेटिव. तो इन्होंने अपने गाइडेंस को अब रिवाइज किया है, सेइंग पूरे साल के लिए हम 27% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे. तो अगर अगेन Q4 में ग्रोथ नहीं करते तो फिर भी इनका जो पूरे साल का ग्रोथ है वो 30% होगा. तो अगेन वेरी कंफर्टेबली दे कैन डिलीवर ऑन दैट नंबर. अब ये कंजर्वेटिव इसलिए रखते हैं अपना गाइडेंस बिकॉज देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट कैन एक्चुअली हैम्पर देयर बिजनेसेस. जैसे हमने बात किया Q2 में रेनी सीजन्स होता है, देन जो इनका सिविल काम इन्वॉल्व होता है, कई जगह पे अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, जो लैंड पार्सल्स है जहाँ पे इनको प्रोजेक्ट्स बनाने, अगर उसका टाइमली अवेलेबिलिटी इवन आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट अगर नहीं आता है, any of that factor can actually hamper their execution, right? I mean टाइमली हो नहीं पाएगा. तो इसीलिए ये कंजर्वेटिव गाइडेंस के साथ चलते हैं एंड दे बिलीव इन एक्चुअली ओवर डिलीवरिंग. तो गाइडेंस तो इनका ठीक ही रहा है और उसको एक्चुअली इन्होंने एवरी क्वार्टर डिलीवर किया है इवन इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन. तो बेसिकली द पॉइंट इज इन्होंने अब तक के 4 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट है, मैनेजमेंट है एक्चुअली लिव्ड बाय द वर्ड्स वॉट एवर दे हैव सेड इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन हैट्स ऑफ फॉर दैट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन. अब बात कर लेते हैं कि क्विक समरी की एसेंशियली क्या काम करते हैं. पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इनका बेसिक काम है. 90% रेवेन्यू यहीं से आता है. पावर ग्रिड इनका सबसे बड़ा क्लाइंटेल है. डोमेस्टिक मार्केट का इनका रेवेन्यू देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50-55 डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशन होता है, ऑलमोस्ट 40-45 का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में. एंड मेजरली जो कंट्रीब्यूशन है वो आता है अफ्रीका रीजन से, ईमिया रीजन से, एंड देन कुछ हद तक इनको यूरोप एंड अमेरिका से भी ऑर्डर्स मिलता है. तो मेजरली अफ्रीका एंड यूरोप आर एंड द मिडल ईस्ट मार्केट्स आर वेयर दे गेट द ऑर्डर्स फ्रॉम. तो ये इनका स्प्लिट है रेवेन्यू के वाइज. अब सेगमेंट्स की बात करें तो एज आई सेड T&D इज द बिगेस्ट सेगमेंट अराउंड 90%. बट इसके अलावा भी ये रेलवे के प्रोजेक्ट्स करते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन जो अगेन काफ़ी क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं ये करते हैं. अगेन दे आर नॉट इनटू रोड्स एंड हाईवेज एंड ब्रिजेस, बट कॉम्प्लिकेटेड ब्रिजेस एंड कुछ अगर सिविल कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. रेलवेज के प्रोजेक्ट से करते हैं. RVNL हो गया, इनको RVNL से भी ऑर्डर मिलता है जो इन्होंने इस क्वार्टर में एग्जीक्यूट किया है.
पोल्स एंड लाइटिंग के काम करते हैं। लास्ट क्वार्टर में अनाउंस किया था कि हम सोलर ईपीसी में भी एंटर कर रहे थे, इनको एक प्रोजेक्ट भी मिला है जो करंटली अंडर एग्जीक्यूशन है। तो ये डिफरेंट तरह के इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, बट मेजरली इनटू पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो गिवन जो भी फोकस है, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, जो इवन दी न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस है, बेसिकली द आइडिया इज टू इंक्रीज द पावर जनरेशन। बट वो वहाँ पे जो चीज़ है पावर जनरेशन खत्म नहीं होता अनलेस यू सप्लाई टू द रिक्वायर्ड एरिया जहाँ पे उसका कंजम्पशन होना है। आपका जो पावर जनरेशन है उसका कोई यूज नहीं है, राइट। तो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल। द स्पीड एट विच यू आर इंक्रीजिंग योर पावर जनरेशन, जिससे आपका कैपेसिटी बढ़ेगा पावर जनरेशन का, आपको उसी या फिर एटलीस्ट नियर बाय लेवल्स में आपकी जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, या फिर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो भी है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, सो दे कैन कैरी हायर लोड एंड हायर कैपेसिटीज। तो ये सारा जो अपग्रेडेशन का काम है या फिर नई ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिठाने का काम है, इसका ईपीसी काम करता है, ये ट्रांसरेल लाइटिंग। तो छोटा सा कंपनी है, इसके बड़े पीयर्स भी है, बट अगेन अगर इस क्वार्टर के भी आप नंबर्स कंपेयर करेंगे एंड वाई आई स्पेसिफिकली लाइक ट्रांसरेल लाइटिंग एंड कवर दोज फैक्टर्स एज वेल, तो इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो दे हैव कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म देयर पीयर्स। आप स्कीपर के नंबर देख लीजिए, केईसी इंटरनेशनल के आप नंबर देख लीजिए। Transrail has grown definitely comfortably at a higher margins and higher levels. Even इनके EBITDA margin देखेंगे तो they are into double digits and I think Skipper has nearby margins. KEC के तो आप single digit में दिखेंगे। तो small player that is growing at a higher pace. तो अगर इनके कॉन कॉल को सुनेंगे तो management comfortably said कि we are gaining the market share in the domestic market and winning more projects compared to our peers from power grid. तो ये भी अच्छी बात है। तो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, ज्योग्राफी वाइज एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो पावर टीएनडी के जो इनको ऑर्डर्स मिलते हैं ये बहुत ही कॉन्शियस होते हैं किस तरह के ऑर्डर्स हमको लेने हैं। तो मार्जिन के रिलेटेड बहुत कॉन्शियस है। जब भी इनटेक लेते हैं दे इंश्योर कि हमें जो मार्जिन वहाँ पे मिल रहे हैं आर नॉट इम्पैक्टिंग आर करंट मार्जिन, आइदर ये स्टेबल लेवल पे बने रहे अराउंड 12 to 12.5 या फिर इससे इंप्रूव हो। उसके नीचे अगर मार्जिन है तो ये जनरली वहाँ पे बिड नहीं करते, तो सिलेक्टिव बिडिंग करते हैं अगेन विच इंश्योर्स इनका प्रॉफिटेबिलिटी बना रहे। तो एक काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। वी हैव टॉक्ड अबाउट जो नारंग सर है, ही हैज कम फ्रॉम केईसी इंटरनेशनल, तो 35 ईयर्स प्लस का इनके पास एक्सपीरियंस है एंड डूइंग क्वाइट वेल इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। अभी एक बार नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे 32% रहा है, एबिटा ग्रोथ 27%, पैट ग्रोथ 18%। अब लुकिंग एट पैट यू माइट फील दैट पैट ग्रोथ में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे ग्रोथ उतना आया नहीं या फिर लेवरेज थोड़ा मिसिंग है। तो अगेन वेरी सिमिलर फैक्टर जो काफ़ी कंपनीज ने रिपोर्ट किया कि वन टाइम जो लेबर कोड चार्जेस बेयर करने पड़े इवन ट्रांसरेल को 17 करोड़ का इंपैक्ट आया है इस क्वार्टर में। अगर वो इंपैक्ट नहीं होता तो इनका पैट का जो ग्रोथ होता वो 36% का होता। तो दैट ऑपरेटिंग लेवरेज एंड देन हायर ग्रोथ इन द बॉटम लाइन इज स्टिल विजिबल, बट ओनली दैट वन ऑफ फैक्टर एक्चुअली इंपैक्टेड देयर बॉटम लाइन दिस क्वार्टर। अगर वो नहीं होता तो देन दैट ग्रोथ मोमेंटम इनटू बॉटम लाइन आल्सो हैज एक्चुअली कंटिन्यूड इनटू Q3। एबिटा मार्जिन्स आर अगेन वेरी हेल्दी एट अराउंड 12.7। अब ये कंपेयर करेंगे तो लास्ट Q3 से 50 बेसिस पॉइंट नीचे है, पैट मार्जिन भी अराउंड 70 बेसिस पॉइंट नीचे है, बट ये एक्चुअली इनके गाइडेंस के 12 से 12.5 के ऊपर ही चल रहे हैं अभी भी। इवन 9 मंथ्स के नंबर देखेंगे तो दे आर वेरी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ जो गाइडेंस है, मार्जिन भी काफ़ी हेल्दी है। तो इनका एक्चुअली ये होता है कि जो प्रोजेक्ट्स ये कर रहे हैं प्रोजेक्ट का मिक्स कैसे ना उसके बेसिस पे भी कभी कभार इनके जो मार्जिन से थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, राइट। तो एंड अगेन बेसिस इंटरनेशनल मार्केट में है या फिर डोमेस्टिक मार्केट में है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे हैं। ऑब्वियसली इनका एग्जीक्यूशन अगर बिफोर टाइम होता है तो इनके कॉस्ट बचते हैं जो मार्जिन को एड करते हैं। तो स्टिल आई मीन गुड मार्जिन जो इन्होंने इस बार भी दिखाए हैं। अगेन अगर 9 मंथ का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर वो वन टाइम इंपैक्ट नहीं होता लेबर कोड वाला तो पैट ग्रोथ वुड हैव बीन अराउंड 62% अगर वो 17 करोड़ का इंपैक्ट हटा दे तो एक्चुअली दिस क्वार्टर एक्चुअली हैज गॉन रियली वेल फॉर देम। अभी अगर ऑर्डर पोजीशन की बात करें तो 9 मंथ्स में इनको अराउंड 5135 करोड़ के नया ऑर्डर मिला है और ये कंपेयर टू लास्ट 9 मंथ्स में अराउंड 10% का इंक्रीज है। अगेन ये जो स्प्लिट अगर देखेंगे इनके ऑर्डर बुक में तो देखेंगे तो अराउंड 55% डोमेस्टिक 45% इंटरनेशनल। तो वही सेम जो इनका मिक्स है उसी टर्म्स में ऑर्डर बुक भी ग्रो कर रहा है। अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक करंटली अराउंड 18,000 करोड़ का है। अब इन्होंने अगर देखेंगे पिछले साल जो रेवेन्यू किया था उसके ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ये अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है, इंक्लूडिंग दी ऑब्वियसली एलुअल पोजीशन ऑफ 3500 करोड़। वो भी मिक्स देखेंगे अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक का वेरी स्टेबल एंड सिमिलर ब्रेकअप ऑफ डोमेस्टिक 57% एंड इंटरनेशनल 43% एंड दैट इज ऑल्सो ग्रोन एट 28%। दोनों में देखेंगे T&D इज ऑलमोस्ट 90%। तो ऑर्डर बुक का जो पोजीशन है ना ये बहुत हेल्दी है एंड दैट एसेंशियली गिव्स देम विजिबिलिटी फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स जो कंफर्टेबली अच्छा ग्रोथ ये डिलीवर कर सकते हैं। तो इनका जो गाइडेंस है ना अभी भी इन्होंने इस साल का तो मैंने बोला कि 27% प्लस का किया है, इसेंशियली अपने रेवेन्यू गाइडेंस को अपवर्ड पे रिवाइज किया है। बट FY27 FY28 के लिए अभी भी टिपिकल नंबर नहीं दिया है, बट दे ब्रीफली मेंशन 25% के आसपास हम ग्रोथ आने वाले ईयर्स में भी आराम से मेंटेन कर सकते हैं। अभी अगर बात करें कुछ अपडेट्स की तो इनका बिडिंग का जो अभी पाइपलाइन है 1 लाख करोड़ पे पहुंचा है। इवन इन द Q4 दे एंटिसिपेट फ्यू मोर ऑर्डर्स टू कम। तो इन्होंने इफ यू रिकॉल प्रीवियस क्वार्टर्स में क्या गाइडेंस दिया था ऑर्डर इनफ्लो के लिए, इन्होंने कहा है कि हम FY26 में नेट ऑर्डर जो इनफ्लो होगा वो अराउंड 9,000 से 10,000 करोड़ का होगा।
अब 9 मंथ्स में ये पहुंचे कहाँ है 5,135 करोड़। तो सीम्स लाइक दे आर बिहाइंड, बट इनको जब कॉन कॉल में पूछा गया तो दे कंफर्म वी आर स्टिल ऑन ट्रैक। अभी भी जो बिड हमने किए हुए हैं 50,000 करोड़ के आसपास, उसका रिजल्ट अगले एक आध महीने में आ जाएगा। तो इसेंशियली 1-2 महीने में जब आ जाएगा तो Q4 में ही इसका हमें पता चल जाएगा हमको नए ऑर्डर्स कितने मिल रहे हैं। एंड दे आर ऑल्सो स्टिल कॉन्फिडेंट कि वो जो 9,000 से 10,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो का टारगेट है वो इसी साल में अचीव कर लेंगे। दे ऑल्सो सेड कि वी कैन इवन सरपास दैट नंबर ऑफ 10,000। तो ऑर्डर इनफ्लो इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब 1 लाख का जो पाइपलाइन में बोला दैट इज पाइपलाइन फॉर FY27। तो जो 18,000 करोड़ का अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू पाइल अप। तो बेसिकली इनके पास काम की कोई कमी नहीं है। एंड पावर ग्रिड की हमने बात किया, राइट, आई पोस्टेड अबाउट इट। पावर ग्रिड ने अपने केपेक्स का गाइडेंस बढ़ाया है। तो पावर ग्रिड जो सबसे बड़ा क्लाइंट है ट्रांसलेट को, जिससे काफी ऑर्डर्स मिलते हैं, करंटली भी इनके ऑलमोस्ट आई थिंक 51 प्रोजेक्ट्स है जो पावर ग्रिड के हैं जो ट्रांसलेट कर रहा है। तो अगर पावर ग्रिड अपना केपेक्स बढ़ा रहा है, उसके पास काम है, तो जो ईपीसी का काम होता है ना, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जो स्ट्रक्चर्स बनाना है, कैरी करना है, ये सारा जो काम है ये आता है केईसी जैसे या फिर जो ट्रांसलेट जैसे प्लेयर्स हैं उनके पास। तो अगर पावर ग्रिड अच्छा करेगा तो डेफिनेटली जो ट्रांसलेट है स्टैंड्स टू बेनिफिट बिकॉज इट्स दी लार्जेस्ट करंटली क्लाइंट। अभी अगर बात करें कि इन्होंने जो अपने कुछ और अपडेट्स की बात की, तो इन्होंने मेंशन किया कि इनका जो बांग्लादेश वाला प्रोजेक्ट चल रहा था, तो ये बांग्लादेश वाला जो प्रोजेक्ट है इनका अगेन कंफर्म कि Q1 Q2 के बीच में पूरा हो जाएगा एंड दैट इज गोइंग ऑन ट्रैक। इसमें कोई भी डिलेस नहीं है। एंड इवन द रिसीवेबल्स आर अराउंड 400-500 करोड़ एंड दैट पेमेंट इज कमिंग एक्चुअली ऑन टाइम। तो जो भी हमारा टेंशन करंटली चल रहा है बांग्लादेश के साथ, उसका कोई भी इम्पैक्ट इनके एग्जीक्यूशन पे या फिर जो पैसा आना है वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी अगर बात करें इनका जो केपेक्स चल रहा है, जो अगेन बहुत ही क्रिटिकल है बिकॉज ये एज आई सेड कि जो भी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए जो भी टावर्स है, कंडक्टर्स है, लैटाइज स्ट्रक्चर्स है, पोल्स वगैरह, ये सब कुछ इंटरनली बनाते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जिसका कैपेक्स ये बड़ा कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहे हैं। आईपीओ के पैसे से ही इन्होंने उसका काम शुरू किया था। तो इनकी कैपेसिटी 84,000 मेट्रिक टन पर एनम से टावर की कैपेसिटी 1,96,000 जा रही है, तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो रही है। सिमिलरली कंडक्टर्स 24,000 किलोमीटर से 49,500, तो वो भी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो रही है। तो ये केपेक्स इनका जो है ना, ये काम चल रहा है 2 फेजेस में, एक ब्राउन फील्ड है, ग्रीन फील्ड है, और ये अभी Q3 के एंड में ऑलमोस्ट जो टावर का है ना 70% का फेज 1 का काम हो गया है। अब ये एक्चुअली थोड़ा सा डिले हुआ है। तो पहले इन्होंने बोला था Q3 में हमारा पूरा हो जाएगा, बट स्लाइटली इट हैज गॉट डिलेड। 70% काम हो गया है इसका, और उसमें से एक्चुअली प्रोडक्शन भी, अर्ली प्रोडक्शन हैज ऑल्सो ऑलरेडी स्टार्टेड, बट वो स्केल होने में Q4 आ जाएगा। तो ये काम इनका चल रहा है। बाकी जो अदर फेज 1 और फेज 2 के जो टाइमलाइंस है उन्होंने उसमें कोई चेंज नहीं किया है, तो दे आर ऑल्सो गोइंग ऑन ट्रैक। टावर का ग्रीन फील्ड आ जाएगा Q4 FY26 में, जहां पे हम करंटली है, यही क्वार्टर में आ जाएंगे, और नेक्स्ट H1 तक इनका जो रिमाइंडर ऑफ फेज 2 है ब्राउन फील्ड, वो भी आ जाएगा। तो ये सारी जब कैपेक्स आ जाएंगे, सो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, लाइक मतलब 6 to 7 मंथ्स में फ्रॉम नाउ, तो इनकी जब ये कैपेक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये जो बड़ी कैपेसिटी इनके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब ये नए इतना ऑर्डर बुक बढ़ा रहे हैं, बिडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्यों, अगर ये अपनी फैसिलिटीज अगर इनकी रेडी होगी, तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड होगा इंटरनली अपने प्रोडक्शन से उसको फुलफिल कर पाएंगे, जिसकी वजह से इनको आउटसाइड कोई थर्ड पार्टी पे, किसी सप्लायर वेंडर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, राइट। इंटरनली ये पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से कॉस्ट कंट्रोल में रहते हैं, जिसकी वजह से इनका एग्जीक्यूशन भी टाइमली हो पाता है। तो ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर है ट्रांसरेल लाइटिंग के लिए, टू मेंटेन दोज मार्जिन्स। तो इनको पूछा गया कि अगर आपके ये 2 कैपेक्स H1 में ही पूरे हो जाएंगे, और फिर वो जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जो कैपेक्स पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो आगे H2 में तो शायद उतना नहीं होगा, तो इज देयर एनी चांस कि इनके जो मार्जिन है करंटली अराउंड 12 से 12.5% पे, क्या वो इंप्रूव नहीं हो सकते? तो इन्होंने आंसर किया कि वी आर लुकिंग टू इंप्रूव दैट, बट वी डोंट वांट टू पुट अ नंबर एट द मोमेंट। ऑब्वियसली जैसे वो कैपेसिटीज अवेलेबल हो जाएंगी, ये जो भी सोर्सिंग है TD&D स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इंटरनली कर लेंगे, तो डिपेंडेंस नहीं होगा, और जो टाइमलाइन है एग्जीक्यूशन का प्रोजेक्ट का, वो जल्दी हो पाएगा। और अगर टाइमलाइन एग्जीक्यूशन जल्दी कर लेंगे, तो आपकी जो लेबर है, अदर खर्चे है, ओवरहेड्स है, वो भी कम होते हैं। तो मार्जिन्स आर बाउंड टू इंप्रूव, बट वी डोंट वांट टू पुट अ नंबर एट द मोमेंट। तो 12 से 12.5 का ही गाइडेंस मार्जिन के लिए अभी भी इन्होंने नेक्स्ट ईयर का रखा है, बट देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट इट कैन इंप्रूव फर्दर अराउंड 13%, बट इन्होंने अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं दिया, तो दे वांट टू वेट फॉर सम टाइम। तो ये बात हो गया इनका जो केपेक्स चल रहा है, विच इज वेरी क्रिटिकल, बिकॉज ये अभी भी करंटली फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, बट क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपको फ्यूचर में करने हैं, तो यू नीड टू रैंप अप दैट कैपेसिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट, एंड देन ऑब्वियसली यू नीड टू ऑलवेज स्टे दैट फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, राइट। तो ये केपेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अब ये जो बिड कर रहे हैं, राइट, प्रोजेक्ट्स का, तो यहाँ पे भी इनका जो फोकस है इंटरनेशनल मार्केट में, वो T&D भी अभी करते, तो ये सिविल प्रोजेक्ट्स भी है, रेलवे प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, बट इंटरनेशनल मार्केट में जब ये बिडिंग कर रहे हैं,
the focus always is on to the T&D projects, which are essentially good margin projects for them. And again, most of the orders that they are also currently getting, which are coming from international markets, many of them are actually from the South African market, and some of them are from the MENA, the Middle East region. तो वहाँ से इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं. तो अब इन्होंने एक और चीज़ जो क्लैरिफाई किया, राइट, कैश फ्लोज के बारे में अपने इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल डेज जो है ना वो इस बार थोड़े बेटर हुआ, आई थिंक 83 पे आए हैं कंपेयर टू आई थिंक लास्ट 9 मंथ्स. तो वर्किंग कैपिटल डेज इनके इंप्रूव हुआ है. और इन्होंने ये भी आई थिंक प्रीवियस क्वार्टर में मेंशन किया था, हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ना उसमें जो प्रेशर करंटली है वो धीरे धीरे कम होने वाला है. इवन आर कैपेक्स आर गोइंग टू गेट कंप्लीटेड. तो अगेन जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी. तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल साइकिल इज ऑल्सो गोइंग टू इंप्रूव फ्रॉम हियर ऑनवर्ड. तो इन्होंने एक नंबर का शेयर किया, इनके जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो भी बेटर हुए कंपेयर टू लास्ट 9 मंथ्स. जब पिछले 9 मंथ्स में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस वर अराउंड आई थिंक 300 करोड़, इस बार के 9 मंथ्स में वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से 440 करोड़ के. तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ऑल्सो इंप्रूव. अब 9 मंथ का इनका प्रॉफिट का नंबर देखेंगे तो कितना है, अराउंड 423. पीबीटी का नंबर 423 करोड़ का है. तो मोर और लेस दे हैव बीन एबल टू जनरेट द कैश फ्लो इन द सिमिलर अमाउंट, राइट, विच इज इसेंशियली टेलिंग क्योंकि कैश फ्लो के ऐसा दिक्कत नहीं है. रादर इनका अगर देखेंगे तो केयर रेटिंग्स ने इनका रेटिंग भी अपग्रेड किया. अब जब रेटिंग अपग्रेड होता है तो आपके जो बैंक्स के साथ आपकी वर्किंग कैपिटल की जो एग्रीमेंट चल रही है वहाँ पे आपको रेट में कुछ कंसेशन मिलता है. अगेन उसका फायदा होता है कि आपके इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ना वो कम होते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स है जो इसेंशियली इनकी जो इंटरेस्ट के एबिटा मार्जिन के जो नंबर्स है ना या फिर मार्जिन लेवल से उनको सपोर्ट करने वाले गोइंग इनटू द फ्यूचर. तो अगर समराइज करें तो इनका नंबर्स और जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत बढ़िया रहा है. दे हैव डिलीवर्ड अगेन ऑन दी ऑल पैरामीटर्स. ऑर्डर बुक इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, अराउंड 2.5 ईयर्स का तो अभी भी करंट ऑर्डर बुक है. एंड द पाइपलाइन इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये पूरा जो स्पेस है, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, इवन द केबल एंड वायर स्पेस इज entire small segments also in the larger scheme are doing really good. Some of the players that I like I have mentioned in the post as well. Transfer is one of them. KEI and Polycab are a couple of players which are essentially going to benefit from this entire power theme, right? So this is one of my picks. Let me know what you think about the results, and if you have any queries, put them into comments. I'll try to answer those later. Thank you so much.